हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पार्ट 12 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का फॉर नाइपर जेईई एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बायोस्टैटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बेसिकली इन शॉर्ट में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। आपको मेन पॉइंट्स हैं, मेन डेफिनेशंस हैं जो वो आपको समझाने की इनमें कोशिश करूंगा। वैसे तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि बायोस्टैटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक मंथ से ज़्यादा लग सकता है अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे नाइपर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इतना यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि आप नाइपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटैम्प्ट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक होती क्या है, स्टैटिस्टिक क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, अब ये देखें, ये एक साइंस है। इस साइंस में बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है जितना भी, उसको कंपाइल कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं और टेबुलेटेड फॉर्म में बदल रहे हैं। अब बदलने के पीछे रीज़न क्या है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा है, हमने उसको कंपाइल किया, क्लासिफाई किया और टेबुलेटेड फॉर्म में उसको किया। उसके बाद फाइनल हमें करना क्या है कि उसको एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन ए मैथमेटिकल और ग्राफिकल फॉर्म। यानी कि आपने न्यूमेरिकल डेटा ले लिया, न्यूमेरिकल डेटा को आपने कंपाइल किया, क्लासिफाई किया, टेबुलेटेड किया और फाइनली उसको एक्सप्रेस कर दिया एज ए रिजल्ट में इन मैथमेटिकल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखें बायोस्टैटिस्टिक क्या होती है। फ्रेंड्स, आप देखें कि बायोस्टैटिस्टिक है जो, वो स्टैटिस्टिक की ही ब्रांच है। अब बेसिकली ये सब चीज़ जो आपने देखा अभी ऊपर स्टैटिस्टिक में, अगर यही सारा डेटा बायोलॉजिकल इवेंट्स का हो तो उस कंडीशन में हम इसको इसके आगे एक और वर्ड जोड़ देंगे जिसे बायो बोलते हैं, यानी कि बायोस्टैटिस्टिक्स। तो सिंपल सा बात है, आप देखें कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक कंसर्न विद द मैथमेटिकल फैक्ट एंड डेटा रिलेटेड टू बायोलॉजिकल इवेंट। यानी कि वो सारा जो ऊपर हमने पढ़ा उसी को अगर हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट विद बायोलॉजिकल इवेंट, तो उस कंडीशन में हम इसको बायोस्टैटिस्टिक बोल देंगे। अब बायोस्टैटिस्टिक और देखें, आपको कन्वर्ट ऑल द फैक्ट इनटू फिगर एंड एट द एंड ट्रांसलेट देम इनटू द फैक्ट। यानी कि आपके पास फैक्ट है, उसको कन्वर्ट करेंगे फिगर में और एंड में भी आपको क्या मिलने वाला है, एक फैक्ट मिलने वाला है। उसके बेसिस पे हम जो कि इंटरप्रेट करेगा कि सिग्निफिकेंट ऑफ देयर रिजल्ट, यानी कि जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। अब फ्रेंड्स, आप देखें कि जॉन ग्रांट है जो, वो फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक के फादर हैं। अब जो बहुत अमेजिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, ना तो ये एक फिजिशियन थे और ना ही एक मैथमेटिशियन से, फिर भी आप देखें कि फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से। बेसिकली ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, तो इन्हीं को कंसिडर्ड किया जाता है एज ए फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ये आपको याद रख लेना है फ्रेंड्स। ये सारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। नाइपर जेईई में ये क्वेश्चंस कभी पूछे जाते नहीं हैं, लेकिन बेसिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हम आगे जो चीज़ें समझेंगे उनमें आपको आसानी हो सके। लाइक हम सबसे पहले देखेंगे कि आप सैम्पलिंग एंड सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है फ्रेंड्स। इसमें आप देखें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लाइक पॉपुलेशन, अगर आप देखें पॉपुलेशन मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, यानी कि टोटल इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल हु आर द फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज पॉपुलेशन। यानी कि जितने भी आपके पास इंडिविजुअल हैं, जितने भी जिनको आप फोकस कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सारे के सारे आप उनको क्या कहेंगे कलेक्टिवली टर्म में, पॉपुलेशन। अब उसके बाद देखें सेंसस इन्यूमरेशन। आप सिंपल सी इसको समझ सकते हैं कि जैसे सेंसस होती है फ्रेंड्स, जनगणना होती है, वहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो उसी को यहाँ पे, अगर जो पॉपुलेशन है उसके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें तो उसी को बोलते हैं सेंसस इन्यूमरेशन। अब सैंपल क्या होता है फ्रेंड्स, सैंपल आप समझें, क्योंकि सैंपल हमारे लिए बहुत ज़्यादा, सैंपल और पॉपुलेशन दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगी फ्रेंड्स। सैंपल मींस कि एक्चुअल में जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु एक्चुअली अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि ये तो जितने भी इंडिविजुअल थे, ये फोकस था आपका कि आपको इस पॉपुलेशन में आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है। लेकिन इस पॉपुलेशन में से भी आपके पास कितने इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्चुअल में आ पाए जो रेडी हैं, अवेलेबल हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनको हम बोलते हैं सैंपल। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है एक तरह से पॉपुलेशन का।
अब नेक्स्ट देखें कि सैम्पलिंग यूनिट क्या है। सैम्पलिंग यूनिट, अब देखिए पॉपुलेशन से हमारे पास जो सैंपल था वो रिप्रेजेंटेटिव था पॉपुलेशन का, लेकिन सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव की हम बात करें तो आप बोल सकते हैं सैम्पलिंग यूनिट है जो वो रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल का। यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल एंटिटीज आप देखेंगे कि दैट फॉर्म द फोकस ऑफ द स्टडी, यानी कि आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ले लें और उसके बारे में बात करें तो वो है सैम्पलिंग यूनिट। अब आपके पास ऐसी कितनी सैम्पलिंग यूनिट है, उनकी लिस्ट कितनी है, जो लिस्ट है कंप्लीट इस सैम्पलिंग यूनिट की उसी को बोलेंगे हम सैम्पलिंग फ्रेम या सैम्पलिंग लिस्ट। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ टर्मिनोलॉजीज। आपको मेन याद रखना है पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन यानी कि कंप्लीट जिस पे आपका जो फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। उसके बाद अगर आप सैंपल देखें तो सैंपल मींस कि पॉपुलेशन में से कितने इंडिविजुअल अवेलेबल हैं जो एक्चुअल में अवेलेबल हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो है सैंपल। अब फ्रेंड्स टाइप ऑफ डेटा कितने टाइप का होता है ये चीज़ आप देख लें। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है वो है नॉमिनल डेटा। अब आपको याद रखना है कि नॉमिनल डेटा सिनोनिमस है विद कैटेगरियल डेटा, जबकि कैटेगरिकल डाटा है जो वो अलग है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसा डाटा है, उसमें क्या चीज़ होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस डेटा में आप एक सिंपली असाइन कर देते हैं या तो नेम या कैटेगरी। अब ये कैटेगरी और नेम किस बेसिस पे होती हैं कि आप एक पर्टिकुलर आपका एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे आप देख रहे हैं कि वो एट्रीब्यूट एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करेंगे, नेम दे देंगे या कैटेगरी दे देंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप रैंक नहीं देंगे फ्रेंड्स, रैंक हम दूसरे डेटा में देंगे जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आपने पेशेंट्स को कैटेगराइज कर दिया बाय द जेंडर, लाइक मेल है या फीमेल है। अगर हम बात करें रिलीजियस के पर्पज से, लाइक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो हमने रिलीजियस के बेस पे अगर देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज कर दिया। अगर हम जेंडर के बेसिस पे देखें तो हमने मेल फीमेल। तो फ्रेंड्स इस बेसिस पे अगर हम पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट को देख रहे हैं और उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में हम इसको नॉमिनल डेटा बोलेंगे। अब सेकंड अगर हम डेटा की बात करें तो वो है ऑर्डिनल डेटा, जिसको हम ऑर्डर डेटा भी बोलते हैं एज वेल एज कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं एंड ग्रेडेड डेटा भी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप स्कोर देंगे या रैंक देंगे। जो हम ऊपर बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि ऊपर वाले डेटा में हम रैंक नहीं देंगे, जबकि इस डेटा के अंदर हम रैंक देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आप कि पेन का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लासिफाइड कर सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। अब इस माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर को आप रैंक दे सकते हैं, लाइक माइल्ड को आप 1 रैंक दे सकते हैं, मॉडरेट को 2 रैंक दे सकते हैं और सीवियर को 3 रैंक दे सकते हैं। तो उस बेसिस पे फ्रेंड्स ऐसा अगर आपके पास डेटा है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल डेटा। एंड लास्ट जो डेटा है फ्रेंड्स ये है इंटरवल डेटा, यानी कि इंटरवल डेटा है जो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसको करेक्टराइज करने का आपके पास एक सिंपल तरीका है बाई द इक्वल एंड डेफिनेट इंटरवल बिटवीन 2 मेजर। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे ये एग्जाम्पल है जो कि वेट को एक्सप्रेस कर रहा है 20, 21, 22, 23 एंड 24 kg। अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इनके बीच में जो इंटरवल है वो 1 kg का है। यानी कि इन सब के बीच में आप देखें तो 1 kg का आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें एक आपको डेफिनेटिव इंटरवल मिल रहा है बिटवीन इक्वल एंड डेफिनेटिव इंटरवल बिटवीन 2 मेजरमेंट, तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा रहेगा वो है इंटरवल डेटा। तो ये था फ्रेंड डेटा। अब हम देखते हैं कि कुछ और टाइप के कुछ वेरिएबल होते हैं लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखें कि यहाँ पे आप एक तो ड्रग का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक दूसरा आप प्लेसिबो का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि इनएक्टिव मेडिकेशन है। अब 2 ग्रुप हैं आपके पास, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हैं कि दैट डजंट से एनीथिंग अबाउट अनदर वेरिएबल, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के बारे में कुछ ना बताए उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब आप देखिए आपने ये ड्रग का ट्रीटमेंट दिया एज वेल एज प्लेसिबो का ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद कुछ आपको रेस्पॉन्स दिखेगा, यानी कि पार्टिसिपेंट्स हैं जो वो कुछ रेस्पॉन्स शो करेंगे। अब ये रेस्पॉन्स कैसा रहेगा ये डिपेंड करेगा आपका कि आइदर पेशेंट या पार्टिसिपेंट ने रिसीव की है ड्रग या प्लेसिबो। तो आप देखें कि अगर ये अब डिपेंडेंट हो गया, जो रेस्पॉन्स है वो आपका रेस्पॉन्स किस तरह का है, डिपेंडेंट रेस्पॉन्स है। अब डिपेंड किस पे है, वो ड्रग पे या प्लेसिबो पे। अब ये जो हुआ ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि जो पार्टिसिपेंट है उसने प्लेसिबो लिया या ड्रग लिया। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपको कुछ नहीं बता रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो दूसरे वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखें डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पार्टिसिपेंट ने ड्रग लिया है या प्लेसिबो लिया है, और ये डिपेंड है बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स स्नाइपर के अंदर। अब आप डिफरेंट तरीके के ग्राफ होते हैं कुछ जिनको हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख लें, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, पिक्टोग्राम है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट,
लाइन चार्ट, एरिया कर्व, स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट एंड बबल चार्ट। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मोस्टली जो ये चार्ट्स हैं, ये ग्राफ हैं, आपको पता है, लेकिन आप यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम में और आप देखें बार चार्ट में कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, बार चार्ट में आपको थोड़ा सा इंटरवल देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको कुछ हिस्टोग्राफ जो बार हैं उनके बीच में आप देखें कि आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखें कि जितने भी हिस्टोग्राम है वो आपस में अटैच हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि बार चार्ट में जो आपके पास वैल्यू रहेंगी वो बिल्कुल एकदम डेफिनेटिव वैल्यू रहेंगी, एक फ्रीक्वेंसी में वैल्यू नहीं रहेंगी। यानी कि हिस्टोग्राम में क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 2 to 4 आपके पास 30 एज के 30 पेशेंट हैं, यानी कि आपके पास 2 to 4 ईयर के जो एज हैं उनके आपके पास 30 पेशेंट्स हैं, यानी कि चिल्ड्रंस हैं, 30 चिल्ड्रंस। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके पास एक रेंज दी हुई है, एक ये रेंज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके पास 4 ईयर के 30 चिल्ड्रन है, तो उस कंडीशन में आपके पास बार चार्ट होगा, एक सीधा आपको बार दिखेगा और बीच में फिर इंटरवल देखने को, यानी कि आपको बीच में थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास डेटा इस तरह का है, फ्रीक्वेंसी में डेटा है, तो उस कंडीशन में हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे। और अगर हमारे पास डेटा डायरेक्ट है, यानी कि 4 ईयर के हमारे पास इतने चिल्ड्रन हैं, तो उस कंडीशन में हम बार चार्ट के साथ डायरेक्ट चले जाएंगे। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से हमारे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइपर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज एंड सेंट्रल टेंडेंसी। अब बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू क्या है? सेंट्रल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसके अराउंड जितनी भी हमारी अदर ऑब्जर्वेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अब कैसे फ्रेंड्स, ये देखिए, अब जो मोस्ट कॉमन हम जो डिस्कस करने वाले हैं उन मोस्ट कॉमन सेंट्रल टेंडेंसीज को जो मेडिकल साइंस में, सेंट्रल साइंस में यूज होती हैं। अब इनका है क्या फ्रेंड्स? आप देखिए यहाँ पे मीन, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मीन, जिसको हम अराइथमेटिक मीन भी बोलते हैं। अब मीन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में आप करेंगे क्या, जितनी भी आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स आगे मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि इनमें करते क्या है। मीडियन में आप देखें जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप पहले अरेंज करेंगे, या तो आप असेंडिंग में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। अब आपको इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको इनका मिडल वैल्यू है, जो मिडल ऑब्जर्वेशन है उसको देखना है। जो मिडल ऑब्जर्वेशन है वही मीडियन है फ्रेंड्स। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन नंबर में है तो उस कंडीशन में आप करेंगे क्या, जो दो मिडल हैं उनका एवरेज लेके आपके पास जो रहेगा वो है मीडियन। जबकि मोड में देखें, मोड में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन है वही मोड है। अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ फ्रेंड्स, ये आपका एक एग्जांपल है जहां पे दिखाया गया है कि नंबर ऑफ डिकेड टीथ इन 10 चिल्ड्रंस, यानी कि आपको ये 10 चिल्ड्रंस का डेटा दिया हुआ है। अब देखें, अब सबसे पहले आपको अगर मीन निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इनको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आपके पास जो आएगा वो है मीन। लेकिन अब जैसा मैंने मीडियन का आपको बोला, मीडियन में आपको या तो असेंडिंग में कर लीजिए या डिसेंडिंग में कर लीजिए फ्रेंड्स, बात सेम ही रहने वाली है, आप ये करके भी देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने इनको अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद देखें तो फ्रेंड्स वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, ये आपके ऊपर है। दोनों में आप देखेंगे कि सेम ही रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखें, इनको अरेंज कर लिया गया, अरेंज करने के बाद अब आप देख रहे हैं ये जैसे कि इवन नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो इनमें हमने क्या किया, जो 2 और 3 है इनको सम किया और इनको डिवाइड कर दिया इनका एवरेज लेके, तो यहाँ पर जो 2.5 आया वो मीडियन आया फ्रेंड्स। अब इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करके देख लें तो फ्रेंड्स यही आपको मिलने वाला है। अब जो आप देखें मोड को, मोड मतलब जो हमने बताया कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हो रहा है उनमें ऑब्जर्वेशन, वही आपका मोड है। आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, 1 2 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, तो इस कंडीशन में आप देखें कि मोड यहाँ पे क्या रहने वाला है, 2। तो ये थे फ्रेंड्स कि मीन, मीडियन और मोड आपको कैसे निकालना है और इनके बीच डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को समझेंगे। इनको फ्रेंड्स मैं आपको ग्राफ के साथ भी थोड़ा सा बताने वाला हूं कि इनका मतलब क्या है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है अबाउट मीन, मोड या मीनियन, या हम सिंपल बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के साथ देखें तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी वेरिएबिलिटी शो कर रही हैं। अब देखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स टू प्रिडिक्ट अस
हाउ फार गिवन वैल्यू इज अवे फ्रॉम द मीन एंड देयरफॉर वी कैन प्रिडिक्ट द कवरेज ऑफ वैल्यू। तो फ्रेंड्स, ये कवरेज ऑफ वैल्यू का क्या है मैं आपको ग्राफ के साथ आपको अभी आगे समझाने वाला हूँ। आप अभी इतना समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये बेसिकली ये बताती है कि जो आपकी वैल्यू है वो मीन से कितनी फार अवे है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखिए आप कि स्टैंडर्ड डेविएशन मोर अप्रोप्रिएटली कब यूज होगी, जब डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब नॉर्मली और नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, वही अगले मैं स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ, और वहीं पे आपको ये सब चीज़ें जो भी हम अभी स्टैंडर्ड डेविएशन में डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। अब अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें तो इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज़ जो आती है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आती है, जिसको SEM बोलते हैं। SEM कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिवाइड कर दें रूट ऑफ n। n जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास यहाँ पे है, और या सैम्पल साइज जो आपका है। एक चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज ऑलवेज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम डिवाइड कर रहे हैं n से, यानी कि रूट ऑफ n। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमेशा जो SEM है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको हम इससे समझते हैं कि बेसिकली आप मेजर क्या करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को आप अगर इनके बीच में एक डिस्टिंक्टिव डिफरेंस देखें कि अगर आप ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं, हाउ मच ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम ईच अदर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो यूज होगा आपको एक सैंपल के लिए यूज होगा, यानी कि आप एक सैंपल लिया आपने, उस सैंपल को आप जो मीन है उसके मीन को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे सैंपल्स के साथ, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे जब आप मेज़र कर रहे हैं और एक दूसरे की मेज़र करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इनके बीच कितना ऑब्जर्वेशन कितना वेरी कर रहे हैं इनके बीच में, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप वहाँ पे यूज कर रहे हो। लेकिन आप सोचिए कि आपकी एक इंडिविजुअल या आपका एक सैंपल है, उसका आप मीन जो है कैलकुलेट करने के बाद उसको कंपेयर कर रहे हो पॉपुलेशन मीन से, तो उस कंडीशन में आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के साथ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझिए कि आपके पास एक सैंपल है और ये 2 सैंपल, यानी कि आपके पास टोटल जो सैंपल है वो 5 हैं। अब 5 सैंपल में आप समझिए कि आप इस सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, इसका कंपेयर आप कर रहे हैं इस 2 नंबर के सैंपल के साथ, यानी कि इसका मीन निकालने के बाद और इन दोनों का मीन निकालने के बाद अगर आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो यूज होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होगा। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि इसका आप मीन कंपेयर कर रहे हैं इन पूरी पॉपुलेशन के साथ, यानी कि 5 के मीन के साथ, तो इस कंडीशन में आपका जो होगा वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो ग्राफ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। आप यहाँ पे देखें कि ये जो म्यू लिख रहा है, यानी कि आप इसको सिंपली सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं, यानी कि मीन मोड मीडियन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या, अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा 1 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि हमारा कितना डेविएट कर रहा है मीन से हमारी वैल्यू, तो 1 पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो 68.2% हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी मीन की रेंज में आएंगी फ्रेंड्स, इस वाली रेंज में। और उसके बाद हैं जो आउटलायर्स हैं, यानी कि वो हमारी रेंज से आउट हैं। लेकिन अगर हम बोलें 2 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन कहने का मतलब कि हम पॉजिटिव में भी 2 की तरफ जाएंगे और नेगेटिव में भी 2 की तरफ, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि +-2 या +-1 इन केस ऑफ 1 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट स्केल बढ़ेगा, जैसे हम 3 पॉइंट स्केल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 99.7% जो वैल्यूज़ हैं आपकी विद इन रेंज में आ रही हैं फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप मोर एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप मीन के कंपेरिजन में आप देख रहे हैं वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ कवर हो रही हैं फ्रेंड्स। इसी को कह रहे हैं कि कितना कवरेज आपका, जो हमने पीछे पढ़ा कि वैल्यूज़ आपकी कितनी कवरेज हो रही हैं। तो इस कंडीशन में आप देखें जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम पॉइंट से बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यूज़ हैं ज़्यादा कवर हो रही हैं। अब फ्रेंड्स आपने एक कंसेप्ट भी सुना होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि लीन सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट, बेसिकली लीन सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट यही है कि आप वहाँ पे 6 सिग्मा तक जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 3-6 सिग्मा तक गए हैं, यानी कि 3 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ गए हैं, और जो हमें एक्यूरेसी मिली है यानी कि जो हमें कवरेज मिला है वो 99.7% मिला है। लेकिन लीन सिक्स सिग्मा के केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि 6 सिग्मा तक जाते हैं और वहाँ पे आपको कवरेज देखें आप 99.99999% आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना एक्यूरेसी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और उस कोर्स में बेसिकली यही होता है कि आपको एक एक्यूरेसी सिखाई जाती है कि एरर को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकें, वही चीज़ आपको वहाँ पर सिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स
उम्मीद है कि आपको लीन सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे देखें कि बीच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे आपको मीन मोड मीडियन आपको एकदम ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर ये नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको स्क्यूड टाइप का कर्व देखने को मिलेगा। ये जो कर्व था ये बेल शेप्ड कर्व था, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि स्क्यूड टाइप कर्व है। अगर लेफ्ट स्क्यूड है तो इसका मतलब फ्रेंड्स आप देखें कि यहाँ पे आपको इस तरह का कर्व देखने को मिलेगा और राइट स्क्यूड में इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये चीज़ आप अच्छे से फ्रेंड्स देख लें कि कर्व किस तरह शिफ्ट हो रहा है, तो कौन सा आपको कर्व देखने को मिल रहा है। बेल शेप नॉर्मल कर्व में रहेगा, ये आपको याद रख लेना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और जितने भी टेस्ट आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट हैं हमारे पास, हम देखेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसी के लिए यूज होते हैं। यानी कि हम इनको बोल सकते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। यानी कि जितने टेस्ट जो अप्लाई होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा है हमारा उसके कैलकुलेशन के लिए, तो उनको हम बोलेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। जबकि जो अननॉर्मल है या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो यूज होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी कि अब फ्रेंड्स हमारे पास हम पीछे के सारा डेटा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हम समझ चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि हम आखिर अप्लाई करेंगे कैसे इन चीज़ों को। तो फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे नल हाइपोथेसिस होता क्या है। नल हाइपोथेसिस में फ्रेंड्स बेसिकली इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम एक अजम्पशन मानते हैं कि जो हम प्रैक्टिकल या कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं दो ऑब्जर्वेशंस के बीच या दो सैंपल्स के बीच या दो ग्रुप के बीच, तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस ये बोलता है कि फ्रेंड देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप, कि इनके बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी कि कोई डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये नल हाइपोथेसिस आपको ये चीज़ें बोल रहा है। लेकिन आप देखें फ्रेंड्स कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, वो इसके जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों ग्रुप के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब होगा क्या फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल के साथ समझें इसको कि आपकी एक ड्रग है, आप क्लेम कर रहे हैं कि हैव एनाल्जेसिक एक्टिविटी है इस ड्रग की। तो इस कंडीशन में आप इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, प्लेसिबो के साथ। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, आप देखें अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट मतलब कि ए जो ड्रग ए है उसकी प्लेसिबो एक्टिविटी नहीं है, यानी कि जब आप ड्रग दे रहे हैं और प्लेसिबो दे रहे हैं इन दोनों के बीच आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और अब अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और इसी के अपोजिट आप देखें, अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो इस कंडीशन में आपने अल्टरनेटिव, आप देखें अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट किया और उस कंडीशन में जो ड्रग ए है उसको आप देखें कि उसकी आपको एनाल्जेसिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी उसके जब आप कंपेयर करेंगे प्लेसिबो के साथ, यानी कि आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बेसिकली जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उनमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स यही होता है कि हम नल हाइपोथेसिस है जो उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना ही। अब फ्रेंड्स अगर आप सपोज कीजिए कि आप ऐसा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी एक ड्रग को ट्रीट कर रहे हैं जिस ड्रग का आपको पता है कि वहाँ पे उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो उस कंडीशन में वो जो सारा प्रैक्टिकल है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो वेस्ट है। तो आपका बेसिकली एम क्या रहेगा फ्रेंड्स कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये इफेक्टिव है और आपको डिफरेंस देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे देखें नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड ही आपको दो टाइप के एरर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव एरर, या इसी को हम अल्फा एरर भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये मैं जो आपके साथ बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आप यकीन मानिए मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लाइक एम्स PhD का एग्जाम दिया है, नाइपर के एग्जाम दिए हैं, CSIR नेट के एग्जाम दिए हैं। मोस्टली फ्रेंड्स इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इन सारे एग्जाम्स के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें और इस वीडियो को देखने के बाद और आप ऑब्जर्व करें कि आपको कितने क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझ भी नहीं आती तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके फ्रेंड्स देख सकते हैं और एक बार इनको अच्छे से आप याद कर लें।
अब देखिए फ्रेंड्स, टाइप 1 एरर या इसी को हम फॉल्स पॉजिटिव या अल्फा एरर। तो फॉल्स पॉजिटिव जैसा कि नेम ही डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स कि फॉल्स यानी कि पॉजिटिव एक्चुअल में है नहीं, वो हमने उसको पॉजिटिव मान लिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस, कि हमें डिफरेंस मिला जबकि ऐसा कोई डिफरेंस वहाँ पे अवेलेबल था ही नहीं। तो इस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स कि वहाँ पे डिफरेंस कोई है ही नहीं और आपने डिफरेंस मान लिया, यानी कि आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स कि आप एक ऐसे इनएक्टिव कंपाउंड को जो एक्टिविटी शो ही नहीं कर रहा उसको एक्टिव समझ के आप सेलेक्ट कर लेंगे और आगे उसको लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स वही आपका फिर वहाँ पे वेस्टेज होने वाला है। तो इस कंडीशन में जो इस टाइप के एरर को हम बोलेंगे टाइप 1 एरर या अल्फा एरर। जबकि दूसरी कंडीशन में आप देखिए टाइप 2 एरर या फॉल्स नेगेटिव या बीटा एरर। तो इस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि आपको वहाँ पे एक्चुअल में डिफरेंस इनेबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंस व्हेन इट एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि अब वहाँ पे तो ऐसा था कि डिफरेंस नहीं था लेकिन आपको डिफरेंस मिला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको एक्चुअल में डिफरेंस था यहाँ पे लेकिन आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि आप एक ऐसे कंपाउंड को रिजेक्ट कर देंगे जो सच में एक्टिव कंपाउंड था एज ए इनएक्टिव कंपाउंड समझ के। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो आपको एरर देखने को मिलेगा वो टाइप 2 एरर देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पे 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट सिंपली क्या होता है, जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हैं कि यानी कि आपका मीन या सेंट्रल टेंडेंसी है, अगर इसके दोनों तरफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है तो ये 2 टेल्ड है। अगर 1 डायरेक्शन में यानी कि एक डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है तो उसे 1 टेल टेस्ट कहेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप डायरेक्शन से आपको लिंक नहीं है, यानी कि बहुत सारे आप फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको बताता हूँ 1 टेल टेस्ट में जो लेफ्ट है या लेस देन है, इस कंडीशन में होगा क्या, बेसिकली आप ये एज्यूम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो आपका जो वैल्यूज़ हैं वो आपके लेफ्ट साइड में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और इनका राइट साइड से आप कुछ लेना देना नहीं है। तो इस कंडीशन में आप 1 टेल के साथ जाएंगे, जबकि आपका डायरेक्शन से अगर कुछ लेना देना नहीं है, आपकी कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है आपकी जो वैल्यूज़ हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 टेल टेस्ट के साथ जाएंगे फ्रेंड्स। ये एक सिंपल सा, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है। यानी कि हमने अभी बोला कि नल हाइपोथेसिस जो कह रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन हम उसको समझेंगे कैसे कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आखिर में है क्या। उसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस को हम स्टेटिस्टिक है जो बायोस्टेटिस्टिक, उसमें बोलते क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप नॉर्मल अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी में हम कह रहे हैं कि किसी एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि ये एक कॉमन इवेंट है या नॉट रियर इवेंट है, यानी कि कॉमन इवेंट है। जबकि अगर आप देखें कि किसी की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि अनकॉमन और रियर इवेंट है। अब इसी को सेम आप देखिए कि बायोस्टैटिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने का यहाँ पे आप जो रियर इवेंट आप बोल रहे हैं, यानी कि जो अनकॉमन इवेंट है उसको आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट, जबकि वेयर जो नॉन रियर इवेंट है यानी कि बहुत कॉमन है तो उसको आप बोलेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखिए पी वैल्यू मतलब क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू ही है बेसिकली। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू मतलब कि एट विच वी रिगार्ड एन इवेंट और आउटकम एज इनफ टू बी रिगार्डेड एज ए सिग्निफिकेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट लेवल। यानी कि वो वैल्यू जिस पे आप जो आउटकम आए हैं उसको आप सिग्निफिकेंट कंसिडर्ड कर सकें, तो इसी को आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट लेवल। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप देखें कि जो मोस्ट मेडिकल रिसर्च में जो यूज होता है, आप देखें कि P लेस देन 0.05, या इसी को अगर आप प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 से कंपेयर करके बोल रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है 0.05। लेकिन अगर इसी को आप परसेंटेज में बोले तो 5%। जबकि आप देखें कि दूसरी तरफ आप देखेंगे P लेस देन 0.01, इसका मतलब है कि आप 1% की बात कर रहे हैं। अब ये 5% और 1% है क्या फ्रेंड्स। अब बेसिकली 5% कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 5% आपका चांस है, 5% रिस्क है कि आप नल हाइपोथेसिस है जो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप उस कंडीशन में। लेकिन 90% चांस ये है कि आप जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। मोस्टली जो हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू है फ्रेंड्स वो है 95% के कॉन्फिडेंस इंटरवल में होनी चाहिए। तो 95% के कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 5% का एक थ्रेशोल्ड है, जहां पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू इससे कम आ रही है तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर आप देखें कि आपको 6% रिजल्ट मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप देखें कि वहाँ पे आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो आपकी जो मिनिमम कट ऑफ वैल्यू है वो है 90%
कट ऑफ इंटरवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल, और उसी को बोलते हैं P लेस देन 0.05 या 5%। तो इस कंडीशन में सिंपल सी बात यह है कि आपके जो 95% वैल्यूज़ हैं वो आप बोल रहे हैं कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और वहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें जब आपको ये दिख रही है तो 99% आपके चांस हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, 1% रिस्क है कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप देखें फ्रेंड्स, ये सब समझने के बाद हम आते हैं टी वैल्यू के टी टेस्ट के पास, जिसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट टी टेस्ट है जो MS घोसेट ने दिया, एक सिविल सर्विस स्टेटिस्टिशियन था। अब आप देखें कि जो टी टेस्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट है इन फार्माकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिनमें स्मॉल सैंपल साइज है। अब सैंपल साइज है कितना फ्रेंड्स, आप ये अच्छे से याद रख लें कि 30 या लेस देन 30 अगर आपको सैंपल साइज वहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में आप किसके साथ जाएंगे, टी टेस्ट के साथ। और टी टेस्ट इज़ यूजुअली एप्लीकेबल फॉर ग्रेडेड डेटा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रेडेड डेटा क्या होता है, वो आप पीछे फ्रेंड्स देखें, उसको आप रिपीट करें। डेफिनेटली इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल, बॉडी वेट या हाइट। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हम जो जाएंगे टी टेस्ट के साथ जाएंगे, यानी कि एक हमारे पास जो क्राइटेरिया है, अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 और लेस देन 30 है तो उस कंडीशन में हम जो जाएंगे वो टी टेस्ट के साथ जाएंगे। अब टी टेस्ट फ्रेंड दो तरह का होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। तो पेयर्ड टी टेस्ट कौन सा होता है फ्रेंड्स, पेयर्ड टी टेस्ट को आप इस तरह समझिए कि अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू मेजरमेंट इन द सेम सब्जेक्ट आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव ट्रीटमेंट। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ड्रग का ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल को दे रहे हैं और उसी में चेक कर रहे हैं 2 मेजरमेंट। लाइक आपने एक ड्रग दिया, ड्रग का देने से पहले आपने एक बेसलाइन चेक कर ली, उस टाइम उसका क्या था, और ड्रग 1 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद आपने देखा कि उसका इफेक्ट क्या था। यानी कि एक इंडिविजुअल में ही आप एक ही पर्सन में या एक जो इंडिविजुअल लेवल पे आप चेक कर रहे हैं सेम सब्जेक्ट में कि ड्रग का देने से पहले और देने के बाद क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा था। इस कंडीशन में आप पेयर्ड टी टेस्ट के साथ जाएंगे। पेयर्ड आप ऐसा समझ लीजिए जोड़ा, यानी कि उसी पे सब कुछ दोनों के दोनों जो आप बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं एक सिमिलर यानी कि सेम सब्जेक्ट्स में ही देख रहे हैं। लेकिन आप देखें कि अनपेयर्ड में क्या होगा कि आपने सब सेम सब्जेक्ट पे ना करके डिफरेंट सब्जेक्ट पे ले लिए। सिंपल सा फंडा है कि 2 मेजरमेंट लिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं 2 डिफरेंट सब्जेक्ट या 2 डिफरेंट ग्रुप में आप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपेयर करना है अपनी ड्रग ए और ड्रग बी को कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ब्लड शुगर को चेंज करने में। तो आप देखें, आप 1 मंथ देखा फ्रॉम बेसलाइन टू बोथ ग्रुप में। आपको अब यहाँ पे सिंपल सा एक आइडिया जो रखना है कि पीएटी टेस्ट में जब आप ऑब्जर्वेशंस हैं जो 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सेम सब्जेक्ट में अगर आप कर रहे हैं या सेम ग्रुप में कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जो जाएंगे पीएटी टेस्ट के साथ जाएंगे। जबकि अनपेयर्ड टी टेस्ट मतलब कि 2 मेजरमेंट ही आप देख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप में या 2 डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो उस कंडीशन में आप अनपेयर्ड टी टेस्ट के साथ जाएंगे। अब फ्रेंड्स टी टेस्ट आप समझ गए टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड। और जब सैंपल साइज आपका 30 हो या 30 से कम हो तो उस कंडीशन में आप टी टेस्ट के साथ जाएंगे। लेकिन जेड टेस्ट आप सिंपली समझें कि अगर आपका सैंपल साइज मोर देन 30 है तो उस कंडीशन में आप किसके साथ जाएंगे, जेड टेस्ट के साथ। यही आपको देखने को यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ मिलेगा कि अगर आपका सैंपल साइज 30 और लेस देन 30 है तो उस कंडीशन में आप टी टेस्ट के साथ जाएंगे, जबकि आपका सैंपल साइज मोर देन 30 है तो उस कंडीशन में आप जेड टेस्ट के साथ जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको फ्रेंड्स ये देख लें आप कि डू यू नो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड। अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड पता है तो आप सैंपल साइज आपका और मोर देन 30 है, या आपको नहीं पता तो उस कंडीशन में आप सिंपली टी टेस्ट के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका जो सैंपल साइज है वो मोर देन 30 है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे आपसे दूसरी चीज़ पूछी जा रही है कि सैंपल साइज जो है वो 30 से ज़्यादा है। अगर जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, अगर ज़्यादा नहीं है यानी कि लेस देन 30 और 30 है तो उस कंडीशन में आप टी टेस्ट के साथ जाएंगे। अगर ज़्यादा है उससे तो आप जेड टेस्ट के साथ जाएंगे। तो सिंपली आपको सैंपल साइज देखना है, सैंपल साइज अगर 30 और 30 से बिलो है तो उस कंडीशन में टी टेस्ट, और अगर सैंपल जो साइज है आपका वो मोर देन 30 है तो उस कंडीशन में जेड टेस्ट। तो सिंपल आपको ये चीज़ इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है कि टी टेस्ट क्या है और जेड टेस्ट क्या है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स काई स्क्वायर टेस्ट पे। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली क्या है, आप देखें काई स्क्वायर टेस्ट है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ प्रपोर्शन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं, आगे मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो सारे टेस्ट हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उस कंडीशन में उन सारे टेस्ट को हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलेंगे। फ्रेंड्स ये सारा मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ एक टेबुलेटेड फॉर्म में इन लास्ट में, तो आप तब तक बने रहें। अब देखिए फ्रेंड्स ये टेस्ट जो यूज होता है टू फाइंड द
ऑफ डिफरेंस इन टू और मोर देन टू प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एसोसिएशन चेक कर रहे हैं बिटवीन टू इवेंट्स इन बाइनोमियल और मल्टीनोमियल सैंपल में। अब बाइनोमियल सैंपल कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एग्जांपल के साथ, कि आप देखिए एसोसिएशन सच एज स्मोकिंग एंड कैंसर, कि आप स्मोकिंग से कैंसर का रिलेशनशिप क्या है, यानी कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आइदर आपको कैंसर होगा और नहीं होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे दो आउटकम है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे ये बाइनोमियल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ट्रीटमेंट आउटकम देखें किसी भी डिजीज़ का, या तो जो डिजीज़ है वो ट्रीट हो जाएगी या वो अनट्रीटेड रहेगी। तो इस कंडीशन में आपके पास दो आउटकम है, तो इसी को हम बाइनोमियल बोल रहे हैं। या आप देखें लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का कोरोनरी हार्ट डिजीज से क्या लेना देना है, यानी कि आपका जो लेवल है या तो वो कोरोनरी हार्ट डिजीज कॉज करेगा या नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपके पास दो आउटकम्स हैं। लेकिन अगर दो आउटकम से ज़्यादा है आपके पास तो उस कंडीशन में मल्टीनोमियल, फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने रख दिया कि नंबर ऑफ सिगरेट्स आपने यहाँ पे रख दी हैं कि कितना सिगरेट वो स्मोक कर रहा है, लाइक 12 सिगरेट, 20 सिगरेट, 30 सिगरेट, तो उससे कैंसर का क्या लिंक है, यानी कि विद सीवियरिटी के साथ आप देखें कि कैंसर के रिस्क बढ़ेगा घटेगा जैसे जैसे आप सिगरेट स्मोकिंग बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सिगरेट बढ़ाएंगे। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। बाइनोमियल में आपके दो ही आउटकम होंगे, या तो होगा या नहीं होगा, या ट्रीटमेंट से होगा या नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, दो इवेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, उनके बीच एसोसिएशन चेक कर रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट की वजह से। अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद रख लें फ्रेंड्स। वैसे तो फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइपर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है एग्जाम में। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैंने इसका फॉर्मूला रख दिया है। बाकी टेस्ट का मैंने किसी का भी फॉर्मूला नहीं किया है, लेकिन आपको अगर याद करना है तो आप डेफिनेटली गूगल से या किसी से भी उनका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कि आप काई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, यानी कि समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, एंड आप देखें कि डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। आप चाहें तो याद कर लें फ्रेंड्स इसको, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको डेफिनेटली समझ आ जाना चाहिए कि हम एसोसिएशन चेक कर रहे हैं बिटवीन टू इवेंट्स के बीच में, इन बाइनोमियल और मल्टीनोमियल सैंपल के बीच में, और कैसे चेक कर रहे हैं वो अभी मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या जिसको हम एनोवा बोलते हैं, उसी की फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आप देखें कि फ्रेंड्स कई बार फुल फॉर्म ही डायरेक्ट एनोवा की पूछ ली गई है, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से याद रख लें। अब इसमें फ्रेंड्स आप सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि टी टेस्ट और एनोवा में आपको एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है कि जब आप व्हेन वी हैव टू कंपेयर लाइक टू सेट्स ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड डेटा, यानी कि हमें दो हमारे पास सेट हैं पेयर्ड या अनपेयर्ड डेटा के, और उनके बीच हमें कंपेयर करना है। यानी कि यहाँ पे वर्ड आप ध्यान दीजिए कि दो, यानी कि टू पेयर्ड और अनपेयर्ड डेटा हैं, उनको हमें कंपेयर करना है। तो उस कंडीशन में हम जाएंगे टी टेस्ट के साथ। लेकिन अगर आप देखें कि मोर देन टू सेट्स हैं हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड डेटा के, तो उस कंडीशन में हम सिंपली जो जाएंगे वो जाएंगे हम एनोवा के साथ। इतना आपको याद रख लेना है, यही बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स टी टेस्ट और एनोवा में। अब आप देखें फॉर एग्जांपल इन एन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन वेयर सेवरल डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, लाइक आप बहुत सारे थेरेप्यूटिक अप्रोच यूज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, और वेरियस ड्रग लेवल एट पर्टिकुलर ड्रग। तो इस कंडीशन में आप देखें कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मोर देन टू एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, टू सेट्स ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड डेटा है आपका। तो उस कंडीशन में आप जो जा रहे हैं वो किसके साथ जा रहे हैं, एनोवा के साथ। यानी कि आप देखें इट इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ थ्री और मोर मीन्स ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। बेसिक डिफरेंस जो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास आपको कंपेयर करना है टू सेट्स को ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड डेटा के, तो उस कंडीशन में आप टी टेस्ट के साथ जाएंगे, और मोर देन टू है तो उस कंडीशन में आप सिंपली एनोवा के साथ जाएंगे। अब एनोवा के टाइप क्या है फ्रेंड्स, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा, यानी कि मल्टी वे एनोवा। तो वन वे एनोवा आप सिंपल सा देखें कि जहाँ पे आपको ओनली वन फैक्टर विल अफेक्ट द रिजल्ट बिटवीन टू ग्रुप, यानी कि आप देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन सी इन ईच सब्जेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो वेरिएबल है वो ओनली वन वेरिएबल है, यानी कि विटामिन सी है, जो वही आपका जो इफेक्ट है वो शो करेगा। अब शो करने के पास आप यहाँ पे देखें कि कैसा इफेक्ट शो करेगा, या तो बिफोर में, या ड्यूरिंग में, या आफ्टर में। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे ग्रुप आप देखें, अगर मैं बोलता कि बिफोर और आफ्टर, यानी कि या बिफोर और ड्यूरिंग, तो दो आपके पास यहाँ पे एस्पेक्ट हो गए, यानी कि दो सेट हो गए। तो उस कंडीशन में आप जाते हैं टी टेस्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे आपके पास बिफोर भी है, ड्यूरिंग भी है, और आफ्टर भी है। तो ये तीन सेट हो चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा
एनोवा के साथ। लेकिन यहाँ पे वन वेरिएबल है, विटामिन सी अकेला वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में आप जा रहे हैं किसके साथ, वन वे एनोवा के साथ। लेकिन आप समझिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस कि टू वे एनोवा से कैसे डिफरेंस है, जहाँ पे टू फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट के आउटकम्स को। जैसे आप देखें 3 डिफरेंट ड्रग हैं इन बोथ मैन एंड वोमेन। अब आप देखें यहाँ पे 3 ड्रग हैं, यानी कि वेरिएबल आपके कितने हैं, ड्रग आपकी 3 है और वेरिएबल मैन एंड वोमेन, यानी कि डिफरेंट। यहाँ पे वेरिएबल आप देख सकते हैं कि सिंगल में ही यूज हो रहा था, विटामिन सी अकेला भी था, एज वेल एज जो सब्जेक्ट था वो भी अकेला था, यानी कि एक ही सब्जेक्ट था और एक ही ड्रग था, यानी कि वेरिएबल आपके पास कंप्लीटली एक था। यहाँ पे आप देखें कि 2 वेरिएबल हैं, ड्रग भी आपकी 3 है, एज वेल एज आप दोनों जेंडर में उसको चेक कर रहे हैं, मैन में भी एज वेल एज वोमेन में भी। तो इस कंडीशन में जो आप जाएंगे 2 वे एनोवा के साथ जाएंगे। मल्टी वे एनोवा में आप सिंपल सा देखें कि 3 और मोर फैक्टर्स जब अफेक्ट करें आउटकम्स को, तो उस कंडीशन में आप मल्टी वे एनोवा के साथ जाएंगे। तो ये था इनका बेसिक डिफरेंस, आपको समझ लेना है। यानी कि आप सिंपल सा इसी बात से अंदाज़ा लगा लें इस ग्रुप में कि हमने जो डिस्कस किया था पेयर टी टेस्ट में, वहाँ पे हमने बताया था कि आप ड्रग का ही इफेक्ट चेक कर रहे हैं शुगर लेवल पे, तो उस कंडीशन में आप बिफोर यानी कि आप एक बेसलाइन ले रहे हैं और आफ्टर 1 मंथ चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास 2 सेट थी, तो उस कंडीशन में आप टी टेस्ट के साथ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप देखें वन वे एनोवा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास सेट हैं, लाइक बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। अब फ्रेंड्स ये एक समरी है इन सारे की जो हमने डिस्कस किए, लाइक दीज आर द टाइप ऑफ ग्रुप्स, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन गॉसियन मतलब नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2 पेयर्ड ग्रुप के बाद, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेयर्ड टी टेस्ट लगेगा जब पेयर्ड ग्रुप है आपके पास, जबकि अनपेयर्ड ग्रुप में टेस्ट कर रहे हैं तो अनपेयर्ड टी टेस्ट लगेगा। लेयर है जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर आपका नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप विल्कॉक्सन के साथ जाएंगे या मैन विटनी के साथ जाएंगे अनपेयर्ड में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कंपैरिजन ऑफ 3 और मोर मैच्ड ग्रुप, तो यहाँ पे आप जाएंगे रिपीटेड मीजर्स एनोवा, और आप यहाँ पे देखें फ्रेडमैन टेस्ट के साथ जाएंगे। जबकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं सेम का लेकिन अनमैच ग्रुप हैं, तो उस कंडीशन में आप वन वे एनोवा के साथ जाएंगे, या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्रुस्कल वैलीज के साथ जाएंगे। अब आप देखें 2 वेरिएबल के बीच आप कोरिलेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पेयर कोरिलेशन है एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन। लेकिन फाइनली आप देखें 2 पॉसिबल आउटकम है, यानी कि बाइनोमियल वाला जो सिस्टम हमने अभी आपको पीछे डिस्कस किया है, तो इसमें काई स्क्वायर टेस्ट आपको यहाँ पे अकेला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम है। यानी कि बाइनोमियल आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एसोसिएशन बाइनोमियल में है, यानी कि आपको या तो आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये था सारा बायोस्टैटिक्स का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए। अब फ्रेंड्स ये टॉपिक सच में इतने बड़े हैं कि इनको इन शॉर्ट में डिफाइन करना और समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिर भी मैं कुछ हद तक इसको समझा पाया हूँगा। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि फ्रेंड्स आप नाइपर जेईई के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इसको शेयर करें जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज फ्रेंड्स आप इनको नाइपर वालों को ही नहीं, जो नॉर्मल भी आप अपने स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ के जो रेगुलर बी फार्म कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको भी साथ इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत तो उनको भी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।